हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज वे में मिल जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की जो भी मैंने क्लास ली हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और जो भी आगे जिन भी सब्जेक्टों की मैं क्लास लूँगी, जो भी आप लोगों के साथ मैं सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस डिस्कस करूँगी, उन सब की भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। आप लोगों को वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे रखी है, आप उससे जाकर उससे भी जुड़ जाएं। और जीमेल आईडी है, वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किए। जो भी वीडियो से या जो भी क्वेश्चन से जुड़े हुए डाउट हों, वो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे, तो मैं उन पर डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे और उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें से मैं शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं आज क्लास। हेलो फ्रेंड, तो देखते हैं आज हम। इससे पहले की वीडियो में मैंने ग्रहों के बारे में, ग्रह कैसे होते हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन से ग्रह पे जीवन है, कौन से पे नहीं है, ये जाना। आज हम और लाल दानव तारा तक हमने पढ़ लिया था, डिस्कस किया था। अब उसके आगे आज हम देखते हैं, हमने कहा था श्वेत बामन तारे देखेंगे। तो आज चलिए देखते हैं श्वेत बामन तारे क्या होते हैं। श्वेत बामन तारे, हेडिंग है श्वेत बामन तारे। क्या है श्वेत बामन तारे? श्वेत बामन तारे के विकास क्रम का अंतिम चरण होता है, जो बहुत छोटा और गर्म होता है। जो श्वेत बामन तारा होता है वह बहुत ही छोटा और बहुत ही गर्म तारा होता है। श्वेत बामन तारा जो है, श्वेत बामन तारा जो तारे का विकास क्रम का अंतिम चरण होता है। अंतिम चरण में उसका विकास होता है, जो बहुत छोटा और गर्म होता है। श्वेत बामन समान तारों के आवेश हैं। सामान्य जो तारे होते हैं उनके आवेश हैं। इसमें उपस्थिति हाइड्रोजन नाभिकीय शैलम की प्रक्रिया में पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। क्या है? इसमें उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकीय शैलम की प्रक्रिया में पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जो श्वेत बामन तारे होते हैं, ये अंतिम चरण में, ये तारे के अंतिम चरण में इनका विकास होता है, जो बहुत ही छोटे और गर्म होते हैं। श्वेत बामन तारे सामान्य तारों के आवेश हैं। इनमें उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकीय शैलम की प्रक्रिया में पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं आदि मानव तारा। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आदि मानव तारा, जब लाल दानव अवस्था में तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है। क्या है? आदि मानव तारे जब लाल दानव अवस्था में तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, तो तारे की अंतिम अवस्था अधिक रोचक होती है। तब तारों की अंतिम अवस्था, मतलब जो समाप्त होने की जो अवस्था होती है, उससे पहले जो अंतिम अवस्था होती है सिकुड़ने के द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा। जब तारे जब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, तो जब समाप्ति का होने वाले होते हैं, तो उनके वो सिकुड़ जाते हैं। तो उनसे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, वह ब्रह्म कवच को विस्फोट के साथ नष्ट कर देती है। जब वे सिकुड़ते हैं, उसकी जो ऊर्जा होती है वो ब्रह्म कवच को विस्फोट के साथ नष्ट कर देती है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इससे 500 में जितनी ऊर्जा निकलती है उतनी सूर्य लगभग 10 वर्षों में
उत्पन्न करता है। जो ये विस्फोट होता है जब तारों की समाप्ति होती है अंतिम चरण में, तो उनसे तारे सिकुड़ जाते हैं। तो जब सिकुड़ जाते हैं तो उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उनसे एक विस्फोट होता है। विस्फोट के साथ ये तारे नष्ट हो जाते हैं, और जब तारे नष्ट हो जाते हैं तो उसमें उस विस्फोट का जो वह इतना शक्तिशाली होता है कि इससे 500 गुना सूर्य जो है वो 10 वर्षों में, सूर्य लगभग 10 वर्षों में जितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है उससे 500 अधिक गुना तेजी के साथ निकलती है। सूर्य लगभग 10 वर्षों में ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो उसमें विस्फोट में उतनी ऊर्जा निकलती है। इसलिए आकाश बहुत दिनों तक चमकता रहता है। इसलिए जब ये विस्फोट होता है तो आकाश बहुत दिनों तक चमकता रहता है। ऐसे तारे को विस्फोटक तारा, ऐसे तारों को विस्फोटक तारा या आदिनव तारा या सुपरनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा या नोवा कहते हैं। अब चलिए हेडिंग देखते हैं अगली। मंगलयान का सफल प्रयोग। जो है मंगलयान का सफल प्रयोग, ये हेडिंग है। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने 3 नवंबर 2013 की भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन किया था। कब किया था? 3 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। भारतीय प्रक्षेपण यान ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपण मंच से मंगल ग्रह के लिए प्रस्थान किया। इस परियोजना की लागत 450 करोड़ है। इसकी लागत जो थी वो 450 करोड़ थी। अब तक भारत ने 100 से अधिक अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। कितने? अब तक भारत ने 100 से अधिक अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। और जो चंद्रयान था वह आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण मंगल ग्रह के लिए प्रस्थान किया था। इसकी लागत कितनी थी? 450 करोड़ थी। अगली नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश। जब भारत देश में मंगलयान ने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिकी व रूस के बाद भारत विश्व का 4th यानी कि चौथा ऐसा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में अपने यान को भेजने की सफलता प्राप्त की। जब भारत ने मंगलयान का जो अंतरिक्ष मिशन जो था भेजा था, तो वो पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही यह भेजा था। कब हुआ? यह 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान ने प्रवेश किया था, सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसी के साथ यूरोपीय व संघ, अमेरिका व रूस के बाद भारत चौथा ऐसा देश हो गया था जिसने मंगल की कक्षा में अपने यान को भेजने की सफलता प्राप्त की है। केवल हमारे भारत ने पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल की। हमारा भारत देश ही पहला ऐसा देश था जिसने केवल पहले प्रयास में ही ये सफलता हासिल की। नासा क्या है? नासा
नासा में देखते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई कब हुई? इसकी स्थापना 10 जुलाई 1958 में। अधिकार क्षेत्र है इसका अमेरिका सरकार। मुख्यालय, इसका मुख्यालय है वारिंगटन डीसी। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों इंट्रोनॉसिक हवाई जहाज उपग्रहों, रॉकेट या अंतर्राष्ट्रीय यान का अध्ययन है। वह इंट्रोस्पेस विमान व अंतरिक्ष यान का विकास संशोधन के लिए जिम्मेदार है। फरवरी सन 2006 से नासा काल्टा भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक संशोधन को बढ़ावा देना है। 14 सितंबर सन 2001 में नासा ने घोषणा की कि उन्होंने नए लॉन्च सिस्टम के डिज़ाइन को चुना है जो संस्थान के अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में सफ़र कराने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपग्रहों, रॉकेटों आदि का विकास करना है। अब हम जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में। इसरो कहाँ है, कि कब इसकी स्थापना हुई? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं A.S. सोमनाथ। कौन है? A.S. सोमनाथ। चलिए आगे देखते हैं। इसरो की स्थापना का मुख्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधित तकनीक उपलब्ध कराना है। क्या है? इसरो की स्थापना इसलिए की गई थी कि स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकों का उपलब्ध कराना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास सम्मिलित है। पहले हमारे भारत में ये जो भी यान से, जो भी मंगलयान पे, जो चंद्रयान या जो भी परीक्षण होते थे वो हम स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाते थे, अमेरिका से मिलकर करना पड़ता था। तो जब ये हमारे इसरो की स्थापना हुई तो अब जो भी परीक्षण करने पड़ते हैं वो स्वतंत्र रूप से भारत ही कर पाता है। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकियाँ उपलब्ध कराना। पहले ये होता था, जो भी परीक्षण होता था उसमें भारतीय भी शामिल होते थे, लेकिन सारा क्रेडिट जिस देश से मिलकर किया जाता था वही लेते थे। और अब जो है वो हमारा भारत ही जो भी परीक्षण करता है वो उसका सारा क्रेडिट हमारे भारत को ही मिलता है। इसी उद्देश्य से इसरो की स्थापना की थी। कब गई थी? 15 अगस्त 1969 में। और कहाँ की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं A.S. सोमनाथन। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 14 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। कब? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 14 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और यही आर्यभट्ट थे जिन्होंने हमें शून्य का पता लगाया था। और शून्य का पता हमारे भारत में ही पता चला। यही थे जिन्होंने, आर्यभट्ट ने ही शून्य का पता लगाया था। 20 जुलाई 1959 में
20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका को नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एलिन चंद्रमा पर पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं। क्या है? 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एलिन चंद्रमा पर छोड़ने वाले व्यक्ति हैं। ये अपोलो सेकेंड नामक यान से चंद्रमा पर गए थे। ये दो लोग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एलिन, जो चंद्रमा पर दो व्यक्ति को पहुंचाया गया था। कहाँ से पहुंचाया गया था? 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के तरफ से गए थे। ये दोनों अमेरिका की तरफ से गए थे। ये अपोलो सेकेंड नामक यान के, जो अपोलो नामक एक यान था चंद्रमा पर जो भेजा गया था, उसके साथ यान के से चंद्रमा पर गए थे। भारत की ओर से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। देश से राकेश शर्मा जो थे वो पहले अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। यह 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष सोयोज T2 में अंतरिक्ष में पहुंचे थे। कौन? जो भारतीय, हमारे देश के जो पहले भारतीय ऐसे थे जो चंद्रमा पर, जो अंतरिक्ष से पहुंचे थे चंद्रमा पे, वो पहले थे। कौन? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। ये भारतीय हैं। भारत की ओर से राकेश शर्मा पहले चंद्रमा पर पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। यह 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष सोयूज T2 में अंतरिक्ष में पहुंचे थे। चलिए, आज हमारा जो है पहला चैप्टर, इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर साइंस का कंप्लीट हो गया है। अब जो बाकी जो चैप्टर हैं साइंस के, मृदा, सेकेंड चैप्टर होगा मृदा के बारे में। फसलें क्या होती हैं, फसलें कैसे उगाई जाती हैं, ये सब हम जानेंगे। लेकिन हम ये अब जो चैप्टर हैं वो राजन सीरीज से ही देखेंगे। मैं राजन सीरीज से इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों का, अभी से राजन सीरीज़ करा दूंगी ताकि आप लोगों को वो पेपरों के टाइम पे, वैसे सिलेबस काफ़ी है और राजन सीरीज़ में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैं दोनों देखूंगी, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना राजन सीरीज से और नोट्स दोनों से ही करवाते हुए चलूँगी, ताकि आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिविज़न अच्छे से होता रहे और कोई भी सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो आपको मैं पढ़ाऊँ। सारा ही क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन जो भी आएंगे मेरे नोट्स से, आप लोग बस इतना करिए कि आप लोग नोट्स अपने बनाते चलिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। जो भी वीडियो आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आए, आप दोबारा देखिए, दोबारा नहीं तीबारा देखिए, बस मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। चलिए, बाय, टेक केयर, बाय बाय।